मैं ढूंढता हूँ जिसे वो जहाँ नहीं मिलता, नई ज़मीन नया आसमान नहीं मिलता। नमस्कार, मैं हूँ खुर्शीद हुसैन। हमेशा कुछ नया करने वाले, नया तलाशने वाले, बहुमुखी प्रतिभा के धनी विशंबर नाथ साहा जी उर्फ सखा जी से आइए हम बात करते हैं। आज हम बात करेंगे आपके व्यक्तित्व से जुड़ी काफ़ी रोचक किस्से जानेंगे और अपने दर्शकों को बताएंगे। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आपके जन्म स्थान और बचपन की कुछ जुड़ी हुई यादें हमारे दर्शकों को बताएं। बंधु, मेरा जन्म अल्मोड़ा के खजांची मोहल्ले में हुआ है। और जब मेरी माँ और नानी वगैरह ने जो बताया, जब मैं 6 महीने का था तो अपने मैं मालाकोट यानी अपनी ननिहाल आ गया था। तो ये जो स्थान है ये मेरी माँ का मायका है। अच्छा। ये जो भवन जहाँ आप हम बैठे हैं ये मेरे माँ के माँ बाप की संपत्ति रही। मेरा मालाकोट, मेरा ननिहाल जो भी समझ लीजिए, वहाँ मैं आ गया था। वस्तुतः ये है कि हम लोग जो हैं पहले नया बाज़ार में रहते थे। अच्छा। नया बाज़ार में जो शेर परमा शिवलाल साहब का मकान है और गोविंद पंत जी का जो मकान है, 5 मंजिले मकान आज भी हैं, अब तो चले गए। और उसके बगल में हमारा मकान, हम 3 पड़ोसी थे। गोविंद पंत जी जो चीफ मिनिस्टर रहे, होम मिनिस्टर रहे, और हमारा घर, और परमा शिवलाल साहब सेठ। तो यूँ कहावत है कि जो मुझसे पहले के 3 बड़े भाई थे उनकी डेथ हो गई। तो मेरे नाना नानी मम्मी वगैरह ऐसे लोग थे, ऐसा वैराग्य उनको हुआ कि नैनीताल छोड़ के ही जाने की उन्होंने सोच ली कि क्या फ़ायदा, चले जाते हैं यहाँ से। तो देहरादून या हरिद्वार बसासत की सोच रखी है। तो नाना जी के दोस्त थे मथुरा दत्त जी, जो फाउंडर मेंबर भी थे और चेयरमैन भी रहे नैनीताल बैंक के। तो उन्होंने नाना जी का हाथ पकड़ दिया, बोले मैं तुझे नहीं जाने दूंगा, यहीं रहो, कोई ज़रूरत नहीं है घर शहर छोड़ के जाने की। तो रुक गए। उसके बाद मेरा जन्म हो गया अल्मोड़ा। तो अल्मोड़ा में ये हुआ, वो ज़माने में ये था कि औरतों की परवरिश जो थी बड़ी संकीर्ण दायरे में हुआ करती थी। खाने पहनने उसमें बड़े रिस्ट्रिक्शंस थे। तो खाली आलू का भरता, नमक, वो भी एक दूना घास होती है, दूने का नमक पीसते थे, वो आलू का भरता और रोटी दी जाती थी जिस महिला का बच्चा हुआ। तो खाने का आप लगा सकते हैं कि क्या हालत रही होगी। तो मेरी माँ इतनी बीमार, इतनी शिथिल हो गई कि मरणासन्न। तो इत्तेफाक से ऐसा हुआ, यहाँ गवर्नर के सेक्रेटरी थे, उनकी बहन थी वो माँ, और वो इतनी सहेलियाँ बिल्कुल बहन की तरह। तो मेरी माँ का नाम देवकी देवी है। तो वो अल्मोड़ा आए तो उन्होंने कहा देवकी दीदी से मुलाकात भी कर जाते हैं जैसे पुराने टाइम में होता था। तो आए विजिट करने के लिए। तो पहले के मकान आज भी वो पुराने, अब तो आग लग गई इस बिल्डिंग में जिसमें हम रहते थे खजांची मोहल्ले में। तो आगे बाजार और पीछे दालान और होता था, और चौरा का होता है, एंट्री गेट होती थी, कोई ऐसी कुछ संरचना।
तो वहाँ से वो आई, करीब 15-20 फुट दूर से वो देख माँ बैठी हुई बाहर से धूप पर। तो वो माँ तो देखे नहीं, आई साइड उसकी वो हो गई थी, तो पहचाने नहीं। तो उन्होंने कहा देवी दीदी को क्या हो गया, हम आ रहे हैं, न नमस्कार न पुरस्कार न बात न चीज़, ये बैठी हुई है। वो जब बहुत क्लोज आ गई तो उन्होंने कहा दीदी क्या मुझे नहीं पहचान रही, मैं फलानी फलानी हूँ। तो आवाज़ से माँ अरे आओ बैठो। तो जो माँ की कंडीशन देखी, ये देखी, तो उन्होंने जवाब भेजा यहाँ कि लड़की मरना सन्न हो गई है, हालत ख़राब है, इमीडिएटली उसको नैनीताल ले जाओ, नहीं तो ये नहीं बचेगी। तो वहाँ से यहाँ आ गए। तो मेरी परवरिश नानी ने भी मुझे जाने ही नहीं दिया, नानी ने ही अपने पास, मेरी परवरिश यही हुई। 6 महीने का आ गया था मैं यहाँ, उसके बाद में यहीं रहा। अच्छा। तो जन्म स्थान तो मेरा अल्मोड़ा है, लेकिन परवरिश और सारी 6 महीने के बाद पूरी नैनीताल ही हुआ। तो अब उसमें भी एक कथा ये आती है कि पहले ज़माने में इसकी सबका विश्वास था कि जिनकी बच्चों की पहले डेथ हो जाती, बड़ी मुश्किल से नई औलाद अगर पैदा होगी तो उसको अपने कुल से दूसरे कुल में दे दो, गोत्र बदल दो, नाम बदल दो, माँ बाप को दूसरे बदल दो, कुछ ऐसा किस्म का भाव यहाँ। तो अल्मोड़ा में काल भैरव का मंदिर है, उनके जो मुख्य महंत थे गोसाईनाथ जी, वो दर्शनी नाथ थे। नाथ संप्रदाय में 2 होते हैं, एक दर्शनी नाथ होते हैं, एक नाथ होते हैं। दर्शनी नाथ की पहचान ये होती है, कनफड़ा योगी बोलते हैं उनको, कि कान में बड़े बड़े हाथी दांत के कुंडल पहनते हैं, वो है। तो वो मेरे गुरु बना दिया और मुझको उनको सौंप दिया। अच्छा। और फिर वापस लेने के लिए होता है कि उनको कुछ दिया और तब बच्चा फिर वापस अपने घर में लाए, ये प्रोसेस कुछ ही ऐसी हो। तो मेरा नाम जो बचपन का था वो था देवेंद्र शाह। देवेंद्र शाह। देवेंद्र शाह। तो गोसाईनाथ जी ने मेरा नाम दिया विशंभर नाथ शाह। अच्छा। तो जो मेरा नाम है विशंभर, विशंभर नाथ, नाथ से जुड़ा हुआ, तो उनका दिया हुआ नाम है, वही नाम मेरा आप भी चल रहा। अच्छा। तो ये तो बचपन का ये मेरा छोटा मोटा। वैसे मेरे जो जन्म तिथि है वो 13 जुलाई 1933 है। 13 जुलाई 1933। हाँ, मेरा जन्म जो है 13 जुलाई 1933 को। अच्छा। तो मेरा डेवलपमेंट जो भी है, विकास, पढ़ाई लिखाई जो, तो जब मैं हो गया यहाँ, उनको खबर हो गई बच्चा अब ठीक है तब 1947-46 के करीब तो ये ज़मीन जायदाद खरीदी। अच्छा। मेरी नाम से यहाँ ये घर बनाया, तो हम बाज़ार से शिफ्ट होकर के यहाँ आ गए। अच्छा। तो 1946 से हम यहाँ क्यारा खान जिस भवन में जिसमें आप हैं, हम हैं, वो तब से ये बना हुआ है। सर, आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि, भाई बहन आदि के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। 3 भाई जो पहले थे वो की तो डेथ हो गए, फिर सुबह 3 भाई हमारे और हुए। सर थोड़ा नाम। हाँ, तो मेरे बाद वाला भाई जगदीश प्रसाद शाह और उनसे छोटा भाई किशन लाल शाह। अच्छा, किशन लाल शाह। किशन लाल शाह। तो किशन लाल शाह की जो डेथ हुई वो हाँ 2019 में हुई। और उसके बाद जगदीश प्रसाद शाह जिनकी ये है, ये दूसरे भाई हुए, इनकी हुई 1 साल बाद 2021 में। अभी उनकी बरसी नहीं है, ये फरवरी में बरसी आने वाली है। 20 में।
2020 में 2020 में उनकी डेथ हुई ना। जी। और 2021 में जगदीश की डेथ हुई, 2019 में कृष्णा की डेथ हुई, 2021 में जगदीश की डेथ हुई, 2020 में 2020 में। ये है। सर अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा आपका बचपन हो गया, अब हम युवा अवस्था की ओर चलते हैं। आपका जो इंटरमीडिएट की परीक्षा वो स्कूलिंग है, उस डेवलपमेंट में एक आपके विचार में लाना चाहूँगा जी। कि मेरे पेंटिंग में संस्कार कैसे बने। हाँ ज़रूर बताएं सर। जब आप मेरे बचपन की हाँ सारी बातों को रिवील करना चाह रहे हैं बिल्कुल, वो हम चाहेंगे, बताएं आप। तो पेंटिंग जो है मेरा एक पार्ट रहा है। जी बिल्कुल। तो वो संस्कार कैसे बना? कैसे बना सर? चित्रकार बनने की क्या कहानी है? हाँ, तो इसमें यह है कि उस वक़्त देश गुलाम था। अच्छा। तो 45-46 में हम लोग यहाँ आ गए जब तो ये जो हमारे बगल वाली बिल्डिंग है, भवन जो है, तो वॉर टाइम था, विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध। तो अंग्रेज़ों ने इस बिल्डिंग को एक्वायर कर लिया। अच्छा। तो अंग्रेज ऑफिसर्स की फैमिली इसमें रहती थी, बगल वाली बिल्डिंग। तो उसमें एक कर्नल थे, कर्नल की वाइफ थी। अब उनका नाम तो मैं नहीं जानता, यानी मेरी नानी कहती थी डेफनी। डेफनी नानी के कहती, ओ डेफनी कहाँ है तू, कहती थी मेरी आमा। अच्छा। मेरी नानी इतना लाइक करती थी वो। तो उसकी औलाद नहीं थी। तो मेरा कम्प्लेक्शन बहुत फेयर था, आगे कोई नीलेपन नीवी बुरी टाइप थी, घुसा दे, यानी जिसको कहना चाहिए अट्रैक्टिव चाइल्ड, ऐसे कुछ रहा हूँगा। तो मुझको बहुत लाइक करती थी। तो अपने साथ ले जाती थी उठा के। अच्छा। मम्मी आई एम टेकिंग करके वो ले जाती थी अपने साथ ही। तो वो पेंटर थी। तो मैं उसके साथ जाता था। तो मुझे अभी भी याद है, अक्सर कई इधर उधर स्पॉट्स में जाते थे। वो जो सबसे इम्पोर्टेंट स्पॉट है, ये जो ग्रैंड होटल है, ग्रैंड होटल के आगे अब तो दीवारें लग गई, वो टैंक टाइप हो गया। पहले शीशोर था, लेक शोर था। अच्छा। आगे को जमीन यूं निकली हुई थी और किनारे से वीपिंग विलो मजनू के पेड़ लगे हुए थे, और आगे से जो घास जमी हुई रहती थी काफ़ी, वो वहाँ बैठ के लैंडस्केप करती थी। अच्छा। पेंटिंग। और मुझे टॉफ़ी वॉफ़ी दी, मैं बगल में बैठा हुआ देखता रहता था। मुझे ये याद है, वो संस्कार मेरे कुछ बने, वो देख देख करके पेंटिंग के प्रति अट्रैक्शन। और दूसरी जो चीज़ थी, मेरी माँ जो थी बहुत अच्छी आर्टिस्ट थी। तो जो एपन, पहाड़ की जो अल्पना, जो एपन होते हैं, जो सी ड्राइंग होती है, उसको बनाती थी। तो यहाँ पहाड़ में ये रिवाज है, जो एपन जो है अलग अलग रिचुअल्स के लिए, अलग अलग पर्व में, अलग त्यौहार में, अलग पूजा में, अलग अलग उसमें बनाए जाते हैं डिफरेंट। उसमें माँ ड्रॉ करती थी, और उसी में पट्टा बोलते हैं पेंटिंग, उसमें कप पेपर शीट बनाई जाती थी, वो बनाती थी। तो मैं बगल में बैठा रहता था, देखता रहता था। इतिफा है। तो वो एक संस्कार मेरे बने पेंटिंग के प्रति धीरे धीरे। अच्छा। फिर उसके बगल में बैठ के मैं भी ड्रॉ करने लगा ये वो। तो ये धीरे धीरे पेंटिंग के मेरे संस्कार धीरे धीरे यूँ बने। मेरी प्रथम गुरु मैं तो कहूँगा मेरी माँ ही थी, और डेफनी, जो संस्कार दिए। और माँ ने तो ड्रॉ करना, क्योंकि
वह आगे चल के मैंने थोड़ा बहुत पेंटिंग ये इसमें अल्पना में एप्पल में काम किया। कुमाऊं संस्कृति के एप्पल धरोहर क्या है करके एक पुस्तक लिखी। तो माँ की प्रेरणा से वो हुआ। एप्पल नाम की पुस्तक जो मैंने लिखी, तो माँ ने एक दफ़े मुझसे कहा कि तू कहीं लैंडस्केप करने चला जाता है, कहीं ये करता है, तू ये क्यों नहीं करता है, ये ऐसी चीज़ें क्यों नहीं करता है। तो उसको मैंने देखा, वाकई मैंने देखा फिगरेटिव ड्राइंग है, बहुत बढ़िया है। और थोड़ा बहुत मुझको ज्ञान फिर हाई लेवल में हो गया कि राजस्थानी शैली भी आ रही है, मधुबनी जैसी भी आ रही है, कांगड़ा शैली भी आ रही है। यानी एकेडमिकली तो मैं था, प्रैक्टिकली कोई नहीं। तो अब मैं कंपैरिजन जब करता था तो उधर अट्रैक्शन मेरा हुआ, नहीं इसमें काफ़ी गुंजाइश है। तो वही आगे चल के मेरा काम हुआ, जो कि 30-32 साल में मैं कर पाया। एप्पल वो पुस्तक मैंने लिखी है, वो छप भी गई है। तो ये मेरे गुरु जो रहे, दो ही रहे। यूँ पेंटिंग से मेरा विकास आगे हुआ। फिर उसके बाद यूँ समझिए रामलीला, थिएटर की तरफ एट्रैक्शन रामलीला से हुआ। अच्छा। तो बचपन में यहाँ क्रेज होता था, इंटरटेनमेंट के और साधन तो थे नहीं, कोई टीवी नहीं था, कोई नहीं, फिल्में थी, बस हो गया, और बाकी तो कुछ था नहीं। ये होली और रामलीला, यही एक समाज के इंटरटेनमेंट के साधन मुख्य थे। और यह मेले होते थे। जन्माष्टमी का मेला होता था, ये दशहरे का ये रावण दहन वाला मेला होता था, नन्ना देवी का मेला होता। ये पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन, सोशल पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन की यही बात थी इंटरटेनमेंट की। तो इससे जब बड़ा हुआ मैं जुड़ा, तो रामलीला के संस्कार बने। जो मेरे साथ के बच्चे थे वो पार्ट लिया करते थे, राम सीता ये वो, मैं उनके साथ वो होता था, क्योंकि मैं दूर रहता था इसलिए मैं तालीम में जा नहीं पा सकता था, लेकिन वैसे रहते थे। तो वो संस्कार रहे। जो मेरे क्लोज फ्रेंड थे वो तो कलाकार बन गए। वो गले में गेंदे की माला वाला डाल के, वो खास जैसे एक्टरों के होती है वैसी उनकी आओ भगत होती, तो उसमें हम भी लगे हुए हैं अपने बचपन का, वो संस्कार बने। आज जब मैं बड़ा हुआ तो रामलीला की सेटिंग होती थी, सीन कहते थे। जैसे लंका दहन का एक सेट तैयार करना है, या खेवट ले जा रहे हैं, जब वनगमन जब रामचंद्र जी का हो रहा, वो सरयू बह रही है, उसमें वो नाव खेते हुए जा रहे हैं, सब वो सीन तैयार करनी है लाइक। इस किस्म की कई सीन है। रामलीला के अलग अलग जो एक्ट है, 10 दिन के एक्ट है, वो अलग अलग सीरीज में हैं, विभक्त हैं। तो उनको और पावरफुल बनाने के लिए सेट्स बनाए जाते थे, उसको कहते थे सीन। उसको सीन बनानी है भाई, तब मुझको बुलाते थे। तो मैं वो बनाया करता था सेट। तो उससे ये हो गया, धीरे धीरे पेंटिंग का भी मुझे आइडिया होना शुरू हुआ, कुछ बढ़ई का काम भी करना शुरू किया, काटना पीटना ठोकना बनाना ये करना सारी बात। फिर मेकअप। पहले के टाइम में ऐसा होता था कि मूछें दाढ़ी बनानी है तो कोयला घिस के काले रंग से दाढ़ी मूछ बना दी। तो आई वॉज द फर्स्ट मैन जिसने कि क्रेप हेयर यूज किया। अच्छा। क्योंकि एडवांस हो गया था मैं काफ़ी, तो क्रेप हेयर ये फिल्म वालों का जो यूज करते हैं क्रेप हेयर, और गम जो यूज करते हैं, उससे मैं नेचुरल वो देता था। तो इससे लोगों में मणितार रामलीला, तलीतार रामलीला मेरी वो कि आ जाना भाई जरा मेकअप करना। तो रामलीला में खास खास सीन्स ऐसी होती है, बहुत पावरफुल होती है, बहुत अच्छे अच्छे घटनाएं दिखाते हैं। जैसे लक्ष्मण शक्ति का अगर दृश्य बन रहा है, मेघनाथ और लक्ष्मण का वॉर, वो गहमा गहमी का तो उसमें मेघनाथ का
गेटअप बनाना है, वो तो वैसे रावण का दशाशीष का बनाना है, वो करा तो मेकअप में चला गया, तो थिएटर से जुड़ता चला गया। फिर रोलिंग कर्टेन हुआ करते थे पहले, नीचे से ऊपर उठते थे, तो चीज़ में स्लाइडिंग कर्टेन बनाना शुरू किया, रिवॉल्विंग स्टेज का कॉन्सेप्ट देना शुरू किया। इस ढंग से मेरा डेवलपमेंट थिएटर की तरफ से हुआ। अब उसमें ये हुआ कि 1951 में यहाँ ऑटम फेस्टिवल इस्टेब्लिश हुआ, तो उसमें कई विधाएँ हुई। जो इंडस्ट्रीज थी, इंडस्ट्री तो उन दिनों पंचवर्षीय योजनाओं का चला था, पहली पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तो उनके फ्लैट्स वगैरह मलिता फ्लैट्स में बड़ा भारी बाजार जैसा बनाया जाता था। उसमें आता था रामपुर से चीनी मिल का पूरा मॉडल आता था ना, और हॉर्टिकल्चर रानीखेत वहाँ से, और रामगढ़ से सेब नाशपाती, ये जो लौकियाँ वगैरह ऐसी एग्जीबिशन होती थी, 5-5 फुट लंबी लौकियाँ आ रही हैं, वो आ रही एग्जीबिट करने। एक तरफ ये था, दूसरी तरफ कल्चरल था। कल्चरल में इन्होंने ये किया था कि कवि सम्मेलन, मुशायरा, शास्त्रीय संगीत और नाटक, ये 4 विधाएँ इंट्रोड्यूस की। तो नाटक होते थे शैले हॉल मलिता। तो 1951 से फिर थिएटर में डीप चले गए, पार्टिसिपेट जब किया 51 से। हाँ, तो नैनी आर्टिस्ट के नाम से हमारा क्लब चलता था। फिर नैनी नाट्य कला अकादमी बनी, जिसमें NSD के डायरेक्टर ब्रिजमोहन, ये ब्रिजमोहन मेरे साथ के प्ले लिखते भी थे, करते भी थे, तो एक्टिंग भी करते थे, और सारे थिएट्रिकल एक्टिविटीज़ हमारी चली। तो रियलिस्टिक स्टेज करते थे। आज का जो थिएटर का कॉन्सेप्ट है और हमारे उस ज़माने के थिएटर के कॉन्सेप्ट में फ़र्क था। उस ज़माने के थिएटर में ये था कि रियलिस्टिक स्टेज, रियलिस्टिक थिएटर होता था नंबर 1। दूसरे डांस और गाने ये नहीं होते थे, कोई ज़रूरी हुआ तब, खाली डायलॉग, ये सिस्टम होता था। तो कुछ मेरा अनुभव यह है कि शेक्सपियर और पारसी थिएटर, ये दोनों का मिक्स करके वो डेवलप कर रहा था थिएटर यहाँ पर। वो डायलॉग, मेन डायलॉग और एक्शन, इस किस्म के एक्शन वाली ये चीज़ होती है पारसी थिएटर के से। तो ये थिएटर था। जो आजकल का जैसे है ग्रुप सॉन्ग है, कोई चीज़ डिपिक्ट करनी है, पूरे ग्रुप को लेके चल रही सिम्बॉलिक एक चीज़ है, जिसको कोरस कहते हैं आजकल, ये वर्जित था। कहते हैं कि नहीं। तो जो आइडियल जो थी 9 मॉडर्न प्लेज, ये इंग्लैंड से एक किताब आती थी, वो था 9 मॉडर्न प्लेज, जिसमें बिशप कैंडलस्टिक, मंकीज प्लॉ, ऐसे इंटरनेशनल थिएटर मशहूर प्लेज थे। वो हमारे आइडियल था, वही मानदंड होता था। और यहाँ ये लिमिटेशंस थी कि 1 घंटे से ज़्यादा नाटक नहीं होगा। जो पार्टिसिपेंट्स होंगी, जो टीमें होंगी, मैक्सिमम 1 घंटे का वो नाटक दिखाएंगे। तो ये थिएट्रिकल एक्टिविटी चली, ये चली 1951 से। उसी ड्यूरेशन में क्या हुआ कि उत्तर भारत की सबसे बड़ी यहाँ कॉन्फ्रेंसेज हुई 2 साल, 1951 एंड 52। नॉर्दर्न इंडिया की क्लासिकल जो म्यूजिक कॉन्फ्रेंस हुई यहाँ, टॉप का ये बिरजू महाराज वगैरह, ये लोग, हाँ, ओंकारनाथ ठाकुर, ये लोग, शरण रानी, ये लोग आए यहाँ। तो वो जो अब क्योंकि मेरा सोशल दायरा बढ़ गया था, तो इसलिए बुलाते थे लोग इंतज़ाम करने के लिए, जैसा होता है। तो वो म्यूजिक के नज़दीक या बेगम अख्तर, इनको सुनने का, आमने सामने जैसे आप हम बैठे हैं ऐसे ही।
स्टेज में भी और बाहर भी, क्योंकि जहाँ वो टिकी थी उनके पूरे आओ भगत सेवा शुश्रूषा करने का भी एक जैसा होता है मेहमान नवाजी, तो वो थी तो क्लोज थे। तो वो संस्कार बने कि ओहो म्यूजिक तो ये है। तो फिर सीरियस क्लासिकल म्यूजिक की तरफ मेरी धारा 1951 से हुई। अच्छा, फिर शास्त्रीय संगीत की तरफ बढ़े आप? तो साइमल्टेनियसली चला थिएटर, पेंटिंग एंड म्यूजिक। अब म्यूजिक और म्यूजिक भी क्लासिकल में, इंडियन क्लासिकल, तीन चीज़ सीरियसली है। तो उस्ताद कल्लू खान साहब से थोड़ी बहुत तालीम ली क्लासिकल म्यूजिक की। फिर धीरे धीरे दुर्गादास मुखर्जी और लाहिड़ी इनसे तालीम ली क्लासिकल म्यूजिक की। और क्लासिकल म्यूजिक में भी ख्याल गायकी मेरी अपनी एक चॉइस रही। जैसे ध्रुपद होते हैं, धमार होते हैं, ठुमरियाँ होती हैं, ये होती हैं, मेरा आपका ख्याल रहा। सर, आपने शांति निकेतन में भी शिक्षा ग्रहण करी, उससे कुछ जुड़ी हुई यादें, कुछ अनुभव? तो उसी ड्यूरेशन यहाँ मेरा इंटर वगैरह हो गया था। तो उसके बाद मैं अप्लाई किया तो जवाहरलाल नेहरू उन दिनों, वो अभी भी प्राइम मिनिस्टर होता हूँ वहाँ का, वीसी, आज तक वही परंपरा से। उस टाइम में जवाहरलाल नेहरू, तो यहाँ तक कुमाऊँ से उस टाइम में, वैसे तो और भी गौरव देवी वगैरह भी रही हैं, शादी है, तो मैं पहला स्कॉलर था। तो मेरा सिलेक्शन हो गया इधर के यहाँ से। तो मैं शांति निकेतन चला गया। ये गया मैं 1961 में 1961 शांति निकेतन। तो वहाँ रहा मैं 2-1 साल रहा। तो वहाँ ऐसा मलेरियस प्लेस है बोलपुर, यहाँ की तरह है। तो मैं बहुत दिमाग मरड़ा सन हो गया और दाने निकल आए, फोड़े निकल आए। तो उसमें मेडिकली मुझे कहा कि यू हैव टू गो, आप जाइए ट्रीटमेंट करवाएंगे, क्लाइमेट इज नॉट सूटेड यू। यहाँ आया तो फिर मुझे जाने नहीं दिया, बोले मरने के जैसे आ रहा, अब कोई ज़रूरत नहीं है। तो 2 साल था ना, अदरवाइज मेरा सिलेक्शन हो गया था। लाइफ कहाँ से जाती, जापान जाने का था। तो शांति निकेतन में किसी हस्ती से जो हाँ, मैं कला भवन में रहा। कला भवन में राम किंकर जी वगैरह जो थे, इंटरनेशनल फेम के हैं, राम किंकर वैश्य, हाँ, उनके साथ में करके। अब ये नंदलाल बोस तो बहुत बूढ़े हो गए, तो सुबह सुबह उनके दर्शन करने जाया करते थे हम लोग, एक वहाँ की परंपरा है। लेकिन राम किंकर वैश्य के साथ वो करके ये हुआ। तो वहाँ जो मूर्ति बड़ी इंटरनेशनल फेम की है, संथाल फैमिली, तो मेरे सामने ये मैं बैठा रहता, रामकृष्ण वैश्य साहब काम करते रहते, मैं देखा रहता, बैठा देखता रहा, मेरे टाइम का है। तो वहाँ रहा 2-2.5 साल शांति निकेतन, वो संस्कार। और वहाँ कला भवन होने की वजह से यह उन दिनों पन्नालाल घोष का बड़ा नाम था फ्लूट में। पन्नालाल घोष। तो अलगोजा, इतने बड़े बड़े अलगोजे होते थे फ्लूट। अब तो आप बजाने लगे, अब ये चौरसिया वगैरह ये लोग जो फ्लूटिस्ट है बहुत, वो फ्लूट इतनी बड़ी, वो अलगोजा बजाता था। अच्छा। फिर उसके बाद आया, फिर तो क्लासिकल की तालीम होने लगी। तो सांस का वो करता है, फ्लूट जो है वो वोकल कॉर्ड को वो करती है, इसलिए बंद हो गया। तो ख्याल गायकी की तरफ चले गए। तो शांति निकेतन में इस ढंग से हुआ। तो शांति के संस्कार पड़े, और अवनींद्रनाथ टैगोर और इनके जो कलाकृतियों की स्टडी की, अवनींद्रनाथ जी की, और नंदलाल बोस साहब की, वो संस्कार पड़े। सर, आपने अपने टाइम में नैनीताल की सबसे पहली शॉर्ट मूवीज़ बनाई हैं, शॉर्ट फिल्म बनाई हैं। सर, उसके बारे में बताइएगा, कैसे आप शॉर्ट फिल्म की तरफ को आकर्षित हुए, कैसा क्या रहा था? हाँ, वो टाइम में वो थिएटर में तो हम थे ही सारे लोग। तो धीरेन्द्र पांडे नामक एक मेरे दोस्त थे,
तो हमारे थिएटर से जुड़े वो, तो काम हम करते रहे। तो उनके पिताजी जो थे मिनर्वा मूवी टोन में थे मैनेजर, मिनर्वा मूवीज में सोहराब मोदी के थे। सोहराब मोदी के नाम। तो क्रेप हेयर वहीं से मेरे पास आते थे, अच्छा। और जो वैक्स पेंट और केक कलर जो मेकअप के होते वहीं से आते थे मुंबई से। ये राज किसी को नहीं पता। ये वो राज किसी और, तो वो मैंने इंट्रोड्यूस किया मेकअप में कि वहाँ का माल यहाँ खपाता था। तो वो जब उसने भी ग्रेजुएशन कर लिया था, फिर ऐसी बात ऐसी हुई तो 62 की ये चाइना और इंडिया की वॉर हो गई। काफ़ी गहमा-गहमी हमारा थिएटर चलता रहा। अच्छा, उसमें भी। तो उसमें बात ये हुई, वो सब करिए तो सूचना विभाग पे जरा सा उसकी कोई रिश्तेदारी थी या क्या थी, कुछ जैसे बात हुई। सूचना विभाग उत्तर प्रदेश, सूचना विभाग उत्तर प्रदेश। तो चाइनीज एग्रेशन पर बनी खेमा। खेमा। खेमा जो है एक नॉवल है, गोविंद पंत जी का लिखा हुआ, उस पर बेस करके अच्छा। तवांग से वापसी फिल्म बनाई। तो हम लोगों का बड़ा बनाते हैं यार, क्या होता। तो पहली बनाई तवांग से वापसी, पहली तवांग से वापसी। फिर बनाई नहरें और आप, नहरें और आप। फिर बनाई भोटिया तोरछा जो ट्राइबल थे हैं चमोली की, उनकी लाइफ पे एक रूप दो जीवन। एक रूप दो जीवन। हाँ, वो सुपरस्टिशन पर थी कि उसकी आंखों की ज्योति चली जाती है तो वो जागा लगाते हैं, कोई कहता भूत लग गया, कोई कहता देवता लग गया, वो तो उसको टर्न अप करने के लिए कि ये सुपरस्टिशंस है, मेडिकल एक प्रॉपर करने से आंखों की ज्योति आ जाती है। इस पर बेस की डॉक्यूमेंट्री बनी वो। अच्छा। उसका नाम था एक रूप दो जीवन। एक रूप दो जीवन। पहला जीवन उसका वैसा हुआ था, फिर जब मेडिकल एज वगैरह हुए उसका जीवन सुधर गया। तो इसलिए ये 2-3 फिल्में ये बनी। अब वो तवांग से वापसी जो थी वो तो बैन हो गई। अच्छा। सूचना विभाग ने बैन कर दी। वो उसमें ऐसे ही था, चाइनीज एग्रेशन, फिर इनके हिंदू चीनी भाई भाई वाला हिसाब हो गया था, सारी बात हो गई तो सारी बैन हो गई। अच्छा, बैन कर दिया था। वो बैन कर दी गवर्नमेंट ने। तो इस किस्म के वो, हाँ, उसका जागो हो वीरो जागो, आज वक्त आयो तेरो जागना को मेरा कोरस दिया हुआ था। अच्छा। वो बात वो भी आकाशवाणी लखनऊ से बजता रहता था। वो मेरा गाया हुआ, मेरा वो करा हुआ था कोरस। तो फिल्म का जो मेरा रहा वो ये रहा, वो धीरेन्द्र पांडे भानु के नाम से वो है, वो हम, तो ये फिल्म में ये रहा। सर, आपको विश्वंभर नाथ साहा के नाम से जाना जाता है, लेकिन उर्फ में जो सखा है उसकी क्या कहानी है सर, थोड़ा बताइए। एक टाइम आपको दौर ऐसा रहा कि लेखक और कलाकार उपनाम रखने का एक फैशन चला। अच्छा। तो उसी सिलसिले में ऐसा रहा कि मेरा कोई पॉलिटिकल कुछ इंक्लाइनमेंट हो गया था। अच्छा। कुछ राजनीति की तरफ बढ़ चले थे आप। हाँ, रेड एक्टिविज्म, मैं कम्युनिस्ट उसमें चला गया था, आंदोलन में। अच्छा। ये काम मेरा कज़ा होता रहता था। मेरा व्यक्तिगत कुछ लोग, हम लोग थे, काफ़ी लोग थे। उन दिनों में आपको याद दिलाऊं जब तेलंगाना और हैदराबाद मूवमेंट चल रहा था। अच्छा। रजाकार हैदराबाद नवाब के खिलाफ आर्म्ड रेवोल्यूशन कॉमरेड्स ने कर दिया था। तेलंगाना मूवमेंट बड़ा मशहूर मूवमेंट है, उसमें मारे गए थे कई कॉमरेड। तो वो गर्मा गर्म जोशी में उस टाइम का कैसा है। तो कॉमरेड जो शब्द है उसका हिंदी वाचक करके सखा कर दिया, मीन्स दोस्त। अच्छा। मित्र। क्या बात। तो अब
हेलो कॉमरेड नहीं हुआ तो सखा। सखा। तो वही मेरे जो पेंटिंग वगैरह करता रहा या कहीं पर लेख एक आर्टिकल लिखता रहा या कहीं भी, तो विश्वनाथ शाह सखा। सखा। तो लोग अब मेरा नाम कम जानते, सखा के नाम से सखा नाम से आ जाता। याद है। एक्चुअली सखा मीन्स कॉमरेड, अच्छा, उसका हिंदी शब्द हिंदी शब्द आ गया। सखा हो गया, ये हुआ सखा। जी। सर आपको एक शिकारी के रूप में भी जाना जाता है, शिकारी कुछ घटना है, कैसे हुआ, हाँ, वो कैसे शौक जागा, थोड़ा बताइएगा। ऐसा था। वो पहले ये थी, घर ठीक ही था, नाना जी वगैरह कॉन्ट्रैक्टर वगैरह थे, काफ़ी अच्छा खाता पीता घर, जो भी समझ लीजिए आप। तो बंदूक वगैरह थी, हंटिंग हंटिंग कभी शौकिया जाते ही थे। तो संस्कार बचपन के खाली ऐसे ही हुए। फिर उसके बाद जब बड़े हो गए तो फिर चॉइस ही हंटिंग की बढ़ी। तो मेरे साथ का एक मेरा दोस्त था, उसके पिताजी बड़े अच्छे हंटर थे। तो हम दो बहुत ही पक्का दोस्त। तो उनके पिताजी की गन या राइफल लेके हम छिप के भाग जाया करते थे। इस वजह से शौक बढ़ा। फिर नानी से कह हुआ कि मैंने कहा तो मैं गन ले ली, राइफल ले ली। तो फिर मैं ये पेंटिंग की वजह से जब मैं इधर उधर जाता ही रहता था। ये शौक रहा तो और चीज़ छोड़ करके हंटिंग की तरफ को, स्पोर्ट्स की जगह में हंटिंग की तरफ निकल गया। अच्छा। तो सालों हंटिंग का मेरा शौक डेवलप होता रहा। सर क्या क्या हंट किया आपने, क्या क्या हंट ऐसा रहा, कोशिश तो उस टाइम में बियर और लेपर्ड के चक्कर में मैं रहा, मेरे भाग में रहा नहीं। अच्छा। लेपर्ड हाथ ही नहीं आया मेरे। अच्छा, चक्कर में काफी रहे उसके। और लेकिन ये रहा, लाइसेंस लेता था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से। ये चाइना रेंज और लकाटा रेंज और बेताल घाट रेंज के बाकायदा फीस देके लाइसेंस लेता अच्छा, था। हंटिंग के लाइसेंस। हाँ, तो ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, इतने। मार्च में फिर ब्रीडिंग सीजन आ जाता है। बस। सर ब्रिटिश काल भी आपने देखा है, ये अपर माल रोड और लोअर माल रोड की क्या कहानी है कि हिंदुस्तानियों को नहीं जाने देते थे, समथिंग कुछ ऐसा क्या था उस टाइम का? भेदभाव जैसे ये सुनने में आता, ब्लैक इंडियंस एंड डॉग्स दिस एंड दैट, ये तो नहीं देखा हमने। ये नहीं देखा आपने? हाँ, ये जरूर था कि डिसिप्लिन था। जैसे उन दिनों नेपाली डोटियाल वगैरह काफ़ी ठहरे, मजदूर जो थी ठहरे, गढ़वाली मजदूर बहुत होते थे, ये सारे बात होती थी। तो अक्सर ये होते बीड़ी पी फेंक दी और सुरती दी, पिच थूक दिया, ये कर दिया। तो वो तो उन दिनों स्ट्रिक्टनेस सफाई की बहुत थी। अच्छा। तो वो अलाउ नहीं करते थे मॉल में। गेट आउट गेट आउट गेट आउट ये कह के डांटते थे। बहुत से लोगों का ये कॉन्सेप्ट था कि इंडियन को नहीं आने देते, ये गलत बात। हाँ, अभी ये सुनते हैं कि हाँ, ना 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 ऐसा नहीं ना ना, सारे लोग मॉल से जाते थे, आते थे। ये नीचे वाली सड़क जो जिसमें आप कारें ऊपर को मलीताल को जाते, इसमें बजरी बिछी हुई थी। अच्छा। इसमें जो राइडिंग के शौकीन थे वो घोड़े दौड़ाते थे राउंड द लेक। अच्छा। और छोटे बच्चों के लिए पोनी हुआ करते थे, उसमें कांठी लगी रहती थी, गोल कहीं बच्चा गिर ना जाए। तो छोटे जाति के घोड़े पोनी कहते थे। तो उनके पीठ में वो काठी कस दी जाती थी, उसमें बच्चे को बैठा दिया, माँ बाप अपने वैसे गए, बच्चे को क्या ये होता था। ऐसा ये ब्लैक इंडियन डॉग्स ये नहीं था। हाँ, कुछ खास किस्म की चीज़ें ये थी, जैसे बोट हाउस क्लब है, ये वो है, उसमें जेंट्रीज वेर अलाउड। अच्छा। उसमें आम नहीं मेंबरशिप नहीं देती थी। राजा महाराजा जागीरदार सेठ ये जो एक हाई सोसाइटी जो वो होता है, उन्हीं लोगों वो लोग रहते थे, वो अंग्रेज लोग। ये बोट हाउस क्लब में और एक आध दो एक क्लब और थे, ये था। सर आपका आर्किटेक्ट के रूप में कैसे रुझान बढ़ा है? और आपने तो सुना है कि नैना देवी मंदिर की भी आर्किटेक्चर के स्थापना। अब दैट इज़ अ पार्ट ऑफ माय आर्ट वर्क। जी। ये जो
पेंटिंग खाली ऐसा नहीं है, उसका तो बड़ा ब्रॉड वो है, जी, बृहद विस्तार। हाँ विस्तार काफ़ी है। तो उसमें ये है कि आर्ट है, इसके साथ स्कल्पचर है, मूर्तिकला जॉइंट है, जी, उसी से जुड़ा हुआ मैंने अपने डेवलप किया कि इसको कैसे करते हैं, हाउ टू मेजर, हाउ टू ये सेल्फ मेड स्टडी करता रहा। सेल्फ मेड है कि इसको ये डिज़ाइन क्या है, इसका बैलेंस कैसे होगा, ये है कुछ इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेल्फ मेड। आपने कोई वैसे शिक्षा नहीं ली, किसी ने सिर्फ खुद से सीखा आर्किटेक्ट? खोज सीखा। अच्छा, तो नैना देवी मंदिर का जो आर्किटेक्चर बनाया है उसकी पीछे की कुछ कहानी? देखिए, ये जो नैना देवी मंदिर का जो ओरिजिनल नैना देवी मंदिर है और जो भैरव मंदिर है, दो मंदिर मुख्य है। अच्छा, ये तो नेपाली शैली के हैं। उदयनाथ शाह, अमरनाथ शाह जो पुराने नैनीताल के रईस थे, ये उन बुजुर्गों ने बताया जब नैनीताल में ये लैंडस्लाइड हुआ 1880 में ना, तो फिर वो अलॉट उनको वो जगह हुई। पहले तो बोट हाउस क्लब के पास बल्ला था, तो अंग्रेज़ों ने ये कहा कि नहीं, हाँ यहाँ पर हमारा बल्ला, आप शिफ्ट करो। अच्छा, फिर सुनने में आया कि कुछ दिनों वो सोच रहे थे कि कैपिटल जो सिनेमा वाला है यहाँ पर, उनका नहीं, यहाँ पर हम बना दे, हम तुमको अलग जगह ही दे देते हैं कोने में। तो जो वर्तमान जो नैना देवी का जो कम्प्लेक्स है, ये ब्रिटिश टाइम में दिया, ब्रिटिश टाइम में। हाँ। अच्छा, तो वहाँ पर वो जगह लेके उन्होंने वो मंदिर बनाया। वो जो स्थापत्य उसका है वो नेपाली शैली का है। इस टक्कर का मंदिर की शैली जो है वो हिमाचल में ज़रा सा मिलती है, हिडम्बिका के मंदिर की, और बाकी कोई नहीं मिलती। तो एक टिपिकल इसकी है। बाकी जो डेवलपमेंट है वो टोटल मैंने डिज़ाइनिंग की है। जैसे हनुमान मंदिर का हो गया, जैसे नवग्रह हो गया, राधा कृष्ण मंदिर हो गया ना, ये जो ये है ये टोटल फिर मैंने डिज़ाइनिंग की है। और इधर ही हाल ही में दशावतार भवन बनाया है, उसका टोटल कॉन्सेप्ट मेरा है। बहुत खूब। हाँ, उसका इनर जो है उसका मिनिएचर ये है, ये उसका इनर हॉल में ये लगा रखा पूरे दीवार में ह्यूज बना के, वो मिनिएचर वर्क वो है। अच्छा, बहुत खूब। सर, आपको आंदोलनकारी के रूप में भी जाना जाता है, कुछ आंदोलन से जुड़ी हुई बातें हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? आंदोलन के संबंधी जो प्रथम चीज़ ये वही बनी है कि सेपरेट हिल स्टेट, यानी उत्तराखंड राज्य की कल्पना कि उत्तर प्रदेश के साथ रह कर के हमारा विकास नहीं हो सकता। हमारी भौगोलिक और सांस्कृतिक और सामाजिक परिस्थितियाँ और आर्थिक परिस्थिति बिल्कुल अलग है। इसलिए हाँ, जब तक हमारा अलग राज्य नहीं होगा, जब तक हमारा अलग राज्य नहीं होगा तब तक यहाँ का विकास नहीं हो सकता। तो कॉन्सेप्ट था अलग उत्तराखंड राज्य, ये नाम भी दिया था उत्तराखंड राज्य, हम ही लोगों का दिया हुआ। अच्छा, तो कौन से सन से स्टार्ट हुआ था ये 50 और 51 सन में नेशनल हेराल्ड में कॉमरेड पीसी जोशी उस वक़्त भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी थे। उन्होंने नेशनल हेराल्ड में लेख लिखा था, सेपरेट हिल स्टेट। तो कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो इस मांग को उठा रही थी। ये सबसे पहले कम्युनिस्ट पार्टी ने उठाया इस मांग को। अच्छा, और उसका लेख नेशनल हेराल्ड में तब छपा था। वाई सेपरेट स्टेट ये कॉन्सेप्ट करके पीसी जोशी ने दिया। तो वहाँ से मांग उठी थी। तो कम्युनिस्ट पार्टी उस वक़्त थी, तो उस वक़्त ये था कि कांग्रेस थी वो अगेंस्ट थी। अच्छा, और उस वक़्त भारतीय जनसंघ था वो अगेंस्ट था। वो ये कहता था ये कम्युनिस्ट जो है
ये देश का बंटवारा करना चाहते हैं। थ्योरी ऑफ बाल्कनाइजेशन, ये स्वतंत्र बनना चाहते हैं। जैसे 370 ये कश्मीर का इश्यू है, उस टाइप से ये अलग, उधर तिब्बत और इधर हिंदुस्तान, और बीच में ये तो चाइना आना शुरू हो गया था, तिब्बत में एंट्री हो गई थी। तो इन लोगों ने ये लांछा लगाने शुरू किए कि ये कम्युनिस्टों की चाल है, ये देश को बांटना चाहते हैं, ये चाइना के साथ मिले हुए। तो वो संघर्ष हम लोग करते रहे, तो वही आगे को चलता रहा 1951 से। फिर उसके बाद तो सीधे सीधे उत्तराखंड राज्य काउंसिल कम्युनिस्ट पार्टी की बन गई। मैं यहाँ का प्रभारी बना उत्तराखंड का, और कॉमरेड नेगी बने वहाँ के गढ़वाल मंडल के प्रभारी, सह सचिव बना मैं यहाँ का ये कुमाऊं मंडल का, और नेगी बने, कॉमरेड नेगी बने गढ़वाल। और हमारे जो सचिव थे वो सुंदरयाल थे, और ऑफिस हमने इस्टेब्लिश ऋषिकेश में किया। तो ये आंदोलन, एक तो आंदोलन ये रहा, और नैनीताल में उन दिनों पर्वतीय उनियाल थे, वो पर्वतीय एक अखबार निकालते थे, पाक्षिक। तो वो हमारा मेन लेखन कार्य उसमें मेरा रहा कि उत्तराखंड राज्य की मांग क्या आवश्यकता है, क्यों है, ये उसको समझाते थे। हाँ, समझाते थे। तो उसमें काफ़ी, बल्कि हमको अंडरग्राउंड भी रहना पड़ा, क्योंकि गोविंद पंथी जी जो थे कम्युनिस्टों से बहुत चिढ़ते थे। कांग्रेस तो चिढ़ती थी, और गोविंद पंथी जी तो व्यक्तिगत रूप से चिढ़ते थे। तो अंडरग्राउंड काम करना पड़ता था उस टाइम पर, ये हालत थी। सर, कोई जनगीत कुछ ऐसा जो आंदोलन के दौरान चलता हो आपका, कोई मुख्य? नहीं, ऐसा कोई जनगीत नहीं थे? नहीं, ऐसा कोई नहीं। उस वक्त ये जनगीत वगैरह तो संघर्ष वाहिनी वगैरह, नए नए लड़के, गिरदा वगैरह ये लोगों ने शुरू किया। हमारे टाइम में ऐसा कोई नहीं था। सर, बृजेंद्र लाल शाह, गोविंद बल्लभ पंत नाटककार के संबंध में कुछ बताना चाहिए? हाँ, बृजेंद्र लाल शाह का तो ये है कि उनका कार्य क्षेत्र रहा अल्मोड़ा। तो मोहन उप्रेती, बृजेंद्र लाल शाह, ये लोग अल्मोड़ा, उन्होंने थिएटर इस्टेब्लिश किया था ना। तो उसमें भी फिर बृजेंद्र लाल शाह सरकारी नौकरी में चले गए। तो वो तो एसडीओ बन के रहे, ग्राम विकास अधिकारी, और जाने क्या क्या, ब्लॉक ऑफिसर, ये वो बन के रहे। फिर बाद को जो वो सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीज़न जब इस्टेब्लिश हुआ, तब यहाँ आए, इस्टेब्लिश करने के लिए आए। बृजेंद्र लाल शाह के, अब वो ठीक थे, लेखक भी थे और रंगकर्मी भी थे, लेकिन उनका कार्य क्षेत्र अल्मोड़ा रहा। अच्छा। उनका नैनीताल से कोई, नैनीताल से सिर्फ दे रहा। जब सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीज़न यहाँ नैनीताल में इस्टेब्लिश होने की बात थी, तो वही एक डिप्टी डायरेक्टर थे जिनके नेतृत्व में ये इस्टेब्लिश हुआ, बृजेंद्र लाल। अच्छा। उनका कार्य से सांस्कृतिक दिशा में यही रहा है। सर, और तो उसके बाद फिर चिपको आंदोलन से जुड़ गए। उसमें भी पार्टी सारा समर्थन दे रही थी, जंगल बचाओ, ये बचाओ, उसमें रहे। तो आंदोलन का इतिहास ये रहा, मुख्यतः सेपरेट हिल स्टेट मुख्य रहा। उत्तराखंड राज्य आंदोलनों में उत्तर प्रदेश ये उत्तराखंड सरकार की तरफ से घोषित उत्तराखंड आंदोलनकारी के रूप में रजिस्टर्ड हूँ। अच्छा। वो सर्टिफिकेट मुझे मिला हुआ है। तो ये रहा। फिर उसके बाद ये जंगल बचाओ, पहाड़ बचाओ, ये छोटे मोटे आंदोलन जो संघर्ष वाहिनी का, इनका उनके साथ हम जुड़ के चलते थे। सर, पागल की डायरी और पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ के संबंध में कुछ बताइएगा, क्या था? हाँ, ऐसा था कि पहले जो नैनीताल में थिएटरों का जो
विस्तार हुआ और कुछ कहना मामले में कहिए विकास हुआ। दो हिस्सा थे, एक तरफ था शेक्सपियर जो अंग्रेजी में था, शैली हॉल में होता था, और एक था भारतीय, वो था पारसी थिएटर्स जो कि शेक्सपियर के ही धरातल को लेते हुए पारसी थिएटर आया। तो पारसी थिएटर में कुछ हिस्सा नौटंकी का आया, तो वो इंडियन होता था। अब इंडियन में भी ये होता था कि सामाजिक नाटक ये नहीं होते थे, माइथोलॉजिकल ज़्यादा होते थे। तो माइथोलॉजिकल में ये था कि राधे श्याम कथावाचक ने महाभारत पर, रामायण पर जो स्टोरीज है उस पर बेस्ड उन्होंने कई नाटक लिखे हैं। तो उन नाटकों का रंगमंचन होता था। अच्छा। प्रहलाद, भक्त प्रहलाद, भक्त ध्रुव, अम्बरीश, ऋषि अम्बरीश ना, इस टाइप के, अभिमन्यु ना, जयद्रथ वध, इस किस्म के नाटक होते थे। फिर बाद को जो हमने जो नाटकों का क्या मॉडर्नाइजेशन जो किया, आधुनिकीकरण, उसका एक उपेंद्रनाथ अश्क का था, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ। उपेंद्रनाथ अश्क का, हाँ। और पृथ्वीराज की आंखें ना, ये मॉडर्न, ये नाटक हमने इंट्रोड्यूस किए। अच्छा। मॉडर्न प्रेस को लेते हुए। अब हम वहाँ से माइथोलॉजी से सीधे हट गए, हमने माइथोलॉजिकल नाटक नहीं किए, हमने सीधे सोशल उसमें आ गए जी। तो उसमें ये जो माइल स्टोन था, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ और पृथ्वीराज की आंखें, ये माइल स्टोन था मॉडर्न प्रेस को आगे लाने का। तो संस्कृत, हिंदी और पाश्चात्य रंगमंच, इनमें कैसा तालमेल देखने को मिला आपको, संस्कृत, हिंदी और पाश्चात्य? देखिए, पाश्चात्य का तो यहाँ जो था, जो भी डेवलपमेंट, वो तो शेक्सपियराना एक थिएटर ग्रुप था, शेक्सपियर। तो शेक्सपियर के मैकबेथ वगैरह वगैरह प्ले करते थे वो लोग। अच्छा, वो तो हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय भाषा, भारतीय आचरण के बिल्कुल ही अलग हुआ। फिर उसके बाद आ गए ये नूरजहां, बशरे की हूर, इस किस्म के नौटंकी के कुछ नाटक आ गए, और पारसी थिएटर आ गया बीच में, अनारकली और ये और वो पारसी थिएटर की चीज, कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, पृथ्वीराज, ये इस टाइप से पारसी थिएटर आ गया ना। इसी पारसी थिएटर का एक हिस्सा माइथोलॉजिकल हिस्सा आ गया, एक तो मुस्लिम कल्चर और मेडिवल हिस्ट्री का कुछ पीस आया, कुछ आया है पौराणिक, जो मैं आपको बताया जो पुराणों का है, और ख़ासतौर पर राधे श्याम कथावाचक बरेली वालों के जो नाटक है उन पर बेस्ड, अभिमन्यु, भक्त प्रहलाद, भक्त ध्रुव, इस किस्म के नाटक ये आ गए। सर, अगर हम रामलीला की बात करें तो उस समय की रामलीला और आजकल की जो रामलीला है उसमें कितना अंतर पाते हैं आप? बहुत अंतर। उस टाइम की रामलीला के जो थे वो मुख्यतः 2 या 3 अंग थे। अच्छा। एक अंग ये था तबला और हारमोनियम, म्यूजिक का, जो कि गाइड करता था, मेन लीडिंग रोल होता था हारमोनियम और तबला। उसके साथ कुछ कुछ शुरू में सारंगी भी लेके बैठते थे, क्योंकि ऐसा था कि जो पेशेवर गाने वालियाँ थी, उनके जो शाजिंदे थे उस्ताद लोग, वही ये गाना बजाना जानते थे, आम आदमी तो जानता नहीं था।
तो उन्हीं से रामलीला, उन्हीं से उस्ताद उस्ताद कह के उन्हीं को बुलाते थे, क्योंकि तबलची वही हुआ करते थे। अच्छा। मास्टर, हारमोनियम मास्टर भी वही होते थे, सरंगी वाले भी होते थे, वो था। दूसरा था जो रामलीला की जो डायलॉग थे, डायलॉग नहीं होते थे, डायलॉग टोटल गाने, कविता और टोटल गाने, वो सारी चीज़ें होती थी, उसमें डायलॉग नहीं होते थे। अच्छा। हाँ, तो रामलीला ये थी, इट वॉज लाइक ए ओपेरा। ओपेरा। रामलीला नाटक नहीं था, इट वॉज इन इट सेल्फ ए ओपेरा। वो म्यूजिकल टोटली बेस्ड था। आप जो डायलॉग बोलेंगे संगीत में ही बोलेंगे, म्यूजिक में। मैं उसको जो रिप्लाई दूंगा वो म्यूजिक में ही दूंगा। उसके बाद धीरे 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 इसमें नौटंकी का प्रभाव आने लग गया, क्योंकि बाहर से लोग आए, उन्होंने कहा इसमें अच्छा लग रहा है, ये भी डाल दो, यानी आकर्षण पैदा करने के लिए। क्योंकि नौकरी पेशा लोग यहाँ से लखनऊ ज़्यादातर, पहाड़ के लोग ज़्यादा गए, अल्मोड़ा नैनीताल यहाँ के लोग लखनऊ ज़्यादा बचे, बनारस इलाहाबाद ज़्यादा बचे, वहाँ उनका प्रभाव उन्होंने देखा। तो उसमें क्या हुआ, शेर व शायरी डाल दी। ये अब वहाँ से रूप बदलना शुरू हुआ। अच्छा। अब उसमें क्या रहा, नौटंकी सीधे आ गई, बहरे तबील एक नौटंकी शैली है, वो शैली डाल दी। अरे रावण तो धमकी दिखाता किसे ना, तुझे मौत का क्या कुछ खतर ही नहीं, कुछ इस टाइप किसी को शायरी करके वो रावण के गाने बना दिए। अच्छा। तो एकदम परिवर्तन हो गया, परिवर्तन होना शुरू हुआ वहाँ से। जी। तो आज की जो रामलीला है उसमें थोड़े से डायलॉग है, उसमें कुछ थोड़े से उर्दू को गज़ल डाल दी गई है, और कुछ गाने भी हैं। अब बल्कि जो पहले के जो गाने थे रामलीला के, वो गाने जो थे क्लासिकल और शास्त्रीय संगीत पे आधारित थे। भैरवी हो गई, काफी हो गई, खमाज हो गई, बिहाग हो गई ना, और इस किस्म की चीज़ें, सहाना हो गया, ये शादी से संगीत में राजस्थानी मांड हो गया, ये सब चीज़ों में अब क्या कर दिया इन्होंने, कोई फिल्मी तर्ज की धुन ले ली, कोई नई धुन ऐसी फिल्म पे आधारित हुई नई डाल दी। तो आज की रामलीला में ये फर्क हो गया, उस रामलीला और ये रामलीला में ये फर्क हो गया, फिल्मी प्रभाव आ गया। माफ़ी चाहूँगा सर, अब हम कुमाऊनी एपण के बारे में, थोड़ा इतिहास के बारे में आपसे जानना चाहते हैं। कुमाऊनी एपण का इतिहास क्या रहा, और आपकी जो पुस्तक थी उसमें कुछ खास बातें हैं हमारे दर्शकों को बता दें। देखिए, ये जो एपण का जो है, ये ऐतिहासिक जो है, वो सवाल ये आता है कि कुमाऊं के जो यहाँ के खस जाति जो, या उससे भी पहले जो और जातियाँ थी, किरात जाति थी, उनका कोई मतलब नहीं। अच्छा। ये एपणों का प्रादुर्भाव तब हमको दिखाई देता है जब बाहर से लोग यहाँ आके बसने शुरू हुए। ये आए जब चंद डायनेस्टी बनी, जब अल्मोड़ा में राजधानी स्थापित हुई, चंपावत से आई, तो कम से कम ये समझ लीजिए 500 वर्ष पुराना। 500 वर्ष पुराना। तो अब लोग आए बाहर से यहाँ बसे, रोहिलाओं के भी आक्रमण हुए, उस वजह से बसे। कुछ कैलाश मानसरोवर यात्रा का मुख्य मार्ग था ये, लोग आए यात्री, उनके कल्चर आया, गुजरात से आया, राजस्थान से आया, बंगाल से आया,
वो आए अपने साथ यहाँ अपने साथ देखे, जिसमें कि नई नई मंदिर, उसके स्थापत्य कला, मूर्तियाँ आप देखिए, गुप्तकालीन मूर्तियाँ यहाँ मिलती है, कोई नहीं तो मतलब ही नहीं है। तो ऐपणों का यह जो प्रभाव जो बनता है, यहाँ के ऐपणों में बंगाल का प्रभाव है। अच्छा। हाँ, हम्म। बंगाल का प्रभाव है यहाँ के। जैसे बंगाल का प्रभाव यह है कि इसमें बिहार और बंगाल दोनों आ जाते हैं। उस टाइम में ये था कि नदिया के नाम से जाना जाता था। नदिया। बंगाल और बिहार मिलके इलाका था, उसको नदिया इलाका कहते हैं। वहाँ पाल राजवंश का राज्य था, प्रभुत्व था। पाल जो था तारा का उपासक था, गॉडेस तारा का। तो वहाँ से आया एक प्रभाव, शाक्त प्रभाव आया गॉडेस वर्शिपर का। गुजरात से आया, उस गुजरात से आया जैन का भी प्रभाव पड़ा, जैनियों का ना। फिर राजस्थान से आया, राजस्थान से राजपूत शैली का प्रभाव पड़ा ऐपणों पे, पिक्चर पे, आकृतियों पे, फूल पत्तियों पे, गठन पे। फिर यूपी, ये इलाहाबाद के ऊपर को आते हुए ये यहाँ से लोग जो माइग्रेट करके यहाँ आए, वो अपने साथ लाए। उन चीज़ों का मिक्स करके जो स्वरूप सामने आया, वो ऐपण हमारे सामने प्रकट होता है, जिसका स्थानीय संस्कृति का भी प्रभाव है, और जो गठन है, जो आकृति का निर्माण है, जो सौंदर्य बोध है, वो राजपूत शैली का भी प्रभाव दिखाई देता है, मुगल शैली का भी प्रभाव दिखाई देता है, गुजरात शैली, जैन शैली का भी प्रभाव देखा जाता है, और बुद्ध धर्म का भी प्रभाव देखा जाता है। क्यों? क्योंकि एक तरफ भारतीय बौद्ध धर्म था, दूसरी तरफ तिब्बत बौद्ध धर्म था, कैलाश की वजह से। वो दोनों प्रभाव यहाँ पर आए, वो सब ऐपणों में हमारे दिखाई देते हैं। सर, आपकी पुस्तक, उसमें क्या विशेषताएं हैं? आपकी पुस्तक जो है ऐपण से रिलेटेड। ऐसा है, वो पुस्तक देखिएगा आप। हाँ सर, बिल्कुल। अभी लाता हूँ मैं। अक्सर फैशन में यह है, ऐपण को चौकियाँ, कुछ गेरू से कुछ बनी हुई, कुछ शिव चौकी, कुछ सरस्वती चौकी, और ये बना के कहते थे ऐपण। एक्चुअली ऐपण ये नहीं है। ऐपण की विधा बड़ी लंबी है। कुछ तो ऐपण ऐसे हैं जो गेरू, रेड ऑक्साइड लगा करके उसके ऊपर विश्वास यानी राइस को पीस करके उसका पेस्ट बना, उसका घोल बना के उससे बनाए जाते हैं सफ़ेद, और लाइन बनाई जाती है। कुछ ऐपण ये होते हैं। वो ऐपण भी ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं इंट्रेंस के ऐपण, कि जब आप मेन दरवाजे से अंदर आएंगे तो आपको वेलकम करने के लिए क्या है, आइए बिलाइए, तो वहाँ पर वो द्वार ऐपण कहते हैं उनको। तो वो पैटर्न बन के आता है। कुछ अंदर को जाते हैं तो उसके बाद जो हर पहाड़ के घर में जो होता है एक वर्शिपिंग प्लेस होता है। हम मंदिर जाना हमारे लिए जरूरी, मेरे लिए ज़रूरी है, मेरे घर वालों के लिए ज़रूरी नहीं है, जाते हैं वो बात अलग है, लेकिन मंदिर जाए, लेकिन घर का मंदिर बनना ज़रूरी है। कहीं कुछ हो न हो, हम सालों मंदिर जाएं न जाएं कोई मतलब नहीं। घर में मंदिर होना जरूरी। घर में हमारा मंदिर बाकायदा इस्टेब्लिश होगा और वहीं पूजा होगी। वहीं पूजा होगी। अच्छा। और वो मंदिर में जो होगा, जो हमारे जो भी हम देवी देवताओं को मानते हैं वो रखे जाएंगे, प्लस जो हमारे पहाड़ के देवता हैं, यहाँ के जो संस्कृति से, हमारे कल्चर से जुड़े हुए देवता हैं, वो देवता होंगे ना। तो
वो और प्लस जो दूसरे देवता जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश शिव पार्वती गणेश ये दुनिया भर के जो देवता वो रखेंगे। प्लस जो पहाड़ के जो घर के देवता है, हर एक घर का अपना इष्ट, उसको इष्ट बोलते हैं, घर का देवता, उसकी स्थापना होती है। तो वो जो स्थापना जी वाली जगह होती है वो होली मानी जाती है, पायस मानी जाती है, पवित्र मानी जाती है। तो उसके लिए वो एपल बनाया जाता है, उसको लीपना, उसको रेड ऑक्साइड से फिर उसमें वहाँ की एक चीज़ होती है, वहाँ चौकी बनाई जाती है, सरस्वती की चौकी, गॉडेस सरस्वती, और उसके ऊपर देवता रखे जाते हैं। तो अब बहुत से लोग यहाँ के लोग कहते हैं ये तो तंत्र है, ये तो ये है, ऐसा नहीं है। तंत्र शास्त्र का एक हिस्सा जो है ये भी है, तंत्र भी है, यंत्र भी है, लेकिन एक हिस्सा जो हमारी चौकियों का है ये है मंडल। मंडल मीन्स ये है कि आसन सीट, जैसे आप आए हैं, आपको ये चेयर दी है या कौंस दिया है, आपसे कहा आइए बैठिए, वैसे ही देवता को जब आप कहेंगे तो उनसे कहेंगे आइए और बैठिए। तो वो जो सीट है, उनकी प्लेस है, वहाँ पर जो बिछा रखा है उसमें बैठिए, आप इसमें विराजमान होइए। तो वो जो बनाया जाता है वो चौकी, उसको हम लोग बोलते हैं, वो हमारे एप्पल में है, वो मंडल के अंदर आता है ना। कुछ शादी विवाह में बनाई जाती है, कुछ दिवाली के अवसर पर बनाई जाती हैं जो कि महालक्ष्मी को डेडिकेटेड होती हैं। कुछ शिव की जब पूजा होती है, जब बरसात के दिनों में ना, तो महादेव को होती है, तो शिव को अर्पित एप्पल खास पैटर्न है वो बनाए जाते हैं, वो विश्वास के होते हैं। उसके अलावा एक एप्पल होता है, उसको कहते हैं लिख थप, मतलब वो समझ लीजिए आप पेपर में या कपड़े में वो पेंटिंग बनाई जाती है। फॉर एग्जांपल ऐसा है कि आपने कृष्ण का जन्म से लेकर जो महाभारत तक का जो उनका इतिहास, उनका चरित्र रहा है, जो कैरेक्टरिस्टिक रहा, उसको डिपिक्ट करना है, तो अपने हिसाब से वो स्टोरी को आप ड्रॉ करेंगे पेंटिंग। वो जब जन्माष्टमी की पूजा होती है उस दिन वो बना के लिख के लगाया जाता है, उसकी पूजा होती है। तो एक अपन होता है लिख थप, एक अपन होता है ये एप्पल है, ये ज्योति है, इसको ज्योति कहते हैं, ज्योति। तो महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती ये आदि देवियाँ मानी जाती है, तो गॉडेस ऑफ नेचर, वो 36 प्रकार की होती है, उनका स्वरूप ये दिया गया है, ये अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। ये भी 3 किस्म की बनाई जाती है, एक तो पूजा के लिए, बिना उसके काम नहीं होता, एक विवाह की, एक यज्ञोपवीत की, जब जनेऊ होता है उसकी ज्योति होती है अलग से। कुछ एप्पल ऐसे होते हैं जो हमारे किचन में बनाए जाते हैं, वो और जगह नहीं बनाए जाते, वो केवल किचन में बनाए जाते हैं। तो वो डिपिक्ट करते हैं, उसको कहते हैं नाता। तो वो एप्पल का वो भी प्रकार है, नाता। लक्ष्मी नारायण बनाए जाते हैं, नाता बनाए जाते हैं, वो चीज़ होती है ये। और कुछ एप्पल होते हैं बरबूंद, ये जो पैटर्न इधर और इधर देख रहे हैं ये बरबूंद है। अच्छा। तो ये पैटर्न है बरबूंद, कई किस्म के होते हैं, अलग अलग इनकी संख्या होती है, उस संख्या के हिसाब से इसका पैटर्न बनता है, उसको कहते हैं बरबूंद। तो एप्पल इतनी लंबी विधा है, ये खाली गेरू, रेड ऑक्साइड और चावल से नहीं, यहाँ से स्टार्ट हो करके वहाँ तक चला जाता, बरबूंद तक जाता, जिसको हम वॉल पेंटिंग कह सकते हैं या फ्रेस्को वर्क कह सकते हैं। फ्रेस्को जो ग्रीक और फ्रांस में जो फ्रेस्को वर्क है वैसा फ्रेस्को वर्क है, तो वॉल पेंटिंग। सर ये है आपकी यहाँ पर से संबंधित किताब जी, दिखाइएगा सर।
विशंबर नाथ शाह शखा जी द्वारा लिखित। जिस किसी को भी पढ़ में महारत हासिल करनी हो तो वो सर की किताब से ज्ञान हासिल कर सकता है। करीब ये लिखी है सर ने 200 करीब पेजेस की है, 200-250 पेजेस की। बहुत खूब सर। अब हम चलते हैं, आपका जो गुफा है, जो रियाज करने की जो गुफा है, उधर की तरफ चलते हैं और थोड़ा शास्त्रीय संगीत के बारे में भी हम अपने दर्शकों को बताते हैं। ठीक हो गया। तो सर आइए चलते हैं। आइए आइए।
सर बहुत खूब, बहुत मज़ा आया सर सुनकर। सर अभी हम इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। हम आपके दीर्घायु की कामना करते हैं और हम आप सबसे विदा लेते हैं इसी आशा के साथ अगली सीरीज़ में फिर हम किसी और शख्सियत से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।